पाकिस्तान और भारत की डेस्टिनी एक अजीब तरह से इंटरलिंक्ड है क्योंकि पाकिस्तान निकला तो भारत से ही है। पर क्या अब ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि पाकिस्तान और टूटने वाला है और कुछ हिस्सा भारत में आने वाला है? पीओके के अंदर आपको पता है किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है बलूचिस्तान में किस तरह की फ्रीडम मूवमेंट चल रही है और आपको पता है सडनली अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक्स करने तक की कैपेबिलिटी ले चुका है और पाकिस्तान के डीप एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अब उसमें क्या भारत का हाथ है? अननोन मेन से अननोन एयर फोर्स क्रिएट हो गई है, ये तो सोचने की बात है। दूसरी तरफ यूएस ईरान का ऐसा अद्भुत सीज फायर है कि सीज है या फायर है, यही हर रोज सुबह उठ के देखना पड़ता है। शाम को पता चलता है सीज है, सुबह पता चलता है फायर हो चुकी है। इजराइल अपना सेपरेट एंगल पे चल रहा है, पूरा मिडल ईस्ट के अंदर चर्न हो रहा है, उसमें भारत का इंक्रीजिंगली रोल बढ़ रहा है। उसके साथ ही साथ इकोनॉमी जो ग्लोबल हो गई थी और लोग बहुत खुश होते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी है, उसके अंदर ईरान ने बताया किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी के चलते पहिए में अगर आप कहीं पर भी डंडा डाल दें तो पूरी इकोनॉमी रुक सकती है। तेल, गैस, जॉब्स, मटेरियल, सप्लाई, सब कुछ, और उसका बड़ा असर भारत में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ भारत में परीक्षा लीक्स हुई हैं, नए प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। एक कॉकरोच पार्टी आई थी, सोशल मीडिया की थी, जमीन पे आने की कोशिश करी, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट एक अनरेस्ट तो आपको दिख रहा है। तो उसका भारत पे क्या प्रभाव होगा? इस सब के बीच में 12 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अब किस तरह आप गिनते हैं तो ही कुड बी द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। आप दूसरी तरह देखें तो कुछ और आ सकता है, बट ही इज स्टिल इन जॉब। सो आप हर पैरामीटर्स में विल ही गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव आ रहा है, तो बहुत सारे विषय हैं डिस्कस करने के लिए, और वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं आचार्य रीना शर्मा जी। थैंक यू रीना जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। Thank you. Namaskar. Namaskar to you and to all your audiences. And thank you for having me once again, Ishkaran. रीना जी, अगर मैं शुरू करूं पहले पाकिस्तान से, क्योंकि पीओके के अंदर सडनली आप बहुत देर से कह रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या होने वाला है, बट पीओके में सडनली नोबडी एक्सपेक्टेड पिछले 1-2 महीने से जिस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लोगों ने रास्ते जाम कर दिए हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान तो पहले से ही चल रहा है, अफगानिस्तान में एक नया डायमेंशन आ गया है। तो अब क्या देखती हैं? भारत पाकिस्तान के बीच में क्या वॉर होने वाली है? क्या पाकिस्तान अपने आप टूटने वाला है? What is your prediction for all the stuff that is happening in Pakistan? ओके, सो इश्करन जी, अगर आपको ध्यान हो, याद हो, हमने पहले जब शो करा था, तो आई टोल्ड यू, आई गेव यू अ विंडो 21 मार्च से जो विंडो शुरू हुई थी, जो मिड मई 2026 तक थी। दैट विंडो वाज द विंडो जहां पाकिस्तान के अंदर कोहर्ट ऑपरेशंस हुए थे, जहां हमारी एजेंसीज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया था उसके बारे में, या कुछ नहीं एक्सेप्टेंस हुआ था, बट जैसे हमारे जो लीडरशिप है, जिस तरीके से वो आ रहे थे, राजनाथ जी थे, उन्होंने बोला था, बार बार बताया जा रहा था कि हम इस बार चुप नहीं होंगे, हम इस बार रुकेंगे नहीं। एंड मैनी अदर मिनिस्टर्स जो आए थे और उन्होंने कुछ कुछ बोला था, एंड इनफैक्ट मोदी जी ऑल्सो केम एंड ही ऑल्सो सेड कि अब हमें तैयार रहना है। ये जो चीजें हैं, ये तो शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, एंड मार्च अप्रैल में was the base or the foundation of whatever is happening now। अब हमें दिख रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है, क्योंकि वहां आप सब न्यूज में आ रहा है, सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन या ये चीजें बहुत पहले शुरू हो गई थी, एंड एज आई प्रिडिक्टेड लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पहले प्रिडिक्शन था ये कि आपका जो पीओके है, दिस इज गोइंग टू कम बैक, ये वापस आना है और पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं। पाकिस्तान विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस, मिनिमम 4 to 5, 4 से 5 खंडों में बटेगा। ये पहले से बताया जा चुका है, एंड दिस इज वेरी क्लियर एंड विजिबल। और जब हम बात करते हैं किसी देश के टूटने की, तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था टूटती है। इकोनॉमी पाकिस्तान की, हम सबको पता है कि क्या इकोनॉमी का हाल है इस समय। जो आम जनता है उसके लिए इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके लिए नॉर्मल जो डे टू डे लिविंग है, वो भी उनका हाउस होल्ड ठीक से नहीं चल पा रहा। सो पाकिस्तान इज एक्चुअली इनटू शैक्स ऑलरेडी, बिल्कुल शेकन अप है, बिल्कुल टूटा हुआ है। अब तो ये सब कुछ जो हो रहा है, बस ये ऑफिशियल तरीके से
हो रहा है, जो कि अब धीरे-धीरे अब हमारे सामने आएगा। एंड बिफोर मिड 2027 जब शनि मेष राशि में जाएँगे, उसके पहले, मोस्ट प्रोबेबली उसके पहले-पहले पीओके हमें मिल जाना चाहिए, हमारे पास आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज़ किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिड 2027 तो ये साल तो एक आपको लग रहा है पाकिस्तान के फर्दर कोलैप्स का, और इंडिया की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, मीडिया तो नहीं कवर करती, पर आप बहुत कंसिस्टेंटली कह रही हैं कि पाकिस्तान का टूटना निश्चित है, भारत में कुछ हिस्सा वापस आना निश्चित है। उसी डायमेंशन में एक अफ़गानिस्तान एकदम से एयर स्ट्राइक करनी शुरू हो जाता है, जिसके लिए लोग सोचते थे उसके पास कोई एयर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान का ये कोलैप्स है, उससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक रीजनल लोगों को डर है कि एक रीजनल इम्बैलेंस हो सकती है। पीओके के अंदर एक लोगों को ऑब्जेक्शन है कि वहाँ की आबादी, बहुत आबादी ऐसी है जो रेडिकलाइज़्ड हो चुकी है, तो कैसे आप असिमिलेट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? बहुत खतरे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये पाकिस्तान का कोलैप्स होना भारत के लिए परेशानी बढ़ाता है, या फिर ये एक जर्नी है जो भारत को निकल के भारत की एक स्ट्रेंथ की तरफ ले जाती है? सो देखिए, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ भारत ओनली। निकला तो यहीं से है। और जब ये ब्रेक हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था और पाकिस्तान अलग चला गया था, तब भी उस समय भी अनरेस्ट तो हुआ था। देयर डेफिनेटली विल बी अनरेस्ट। लेकिन मंगल की महादशा है, मंगल भूमि पुत्र हैं, मंगल भूमि को लाके रहेंगे, तो भूमि तो ऐड होगी। वो जो एक बाउंड्री है उसको आगे तो बढ़ाया जाएगा, उसको एक्सटेंड तो किया जाएगा। एंड some part of Pakistan will definitely be adjoining, or it will get it will get combined, join करेगा ही करेगा भारत को बहुत जल्द। अनरेस्ट की जहां तक बात है, देखिए अभी जो हो रहा है, अभी जो बाउंड्री क्लोज करी गई है वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेशियों को आने से रोका गया है, तो अनरेस्ट हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है। सो वी विल सी समथिंग सिमिलर, ऐसा ही हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था पे भारत की डेफिनेटली उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि बाकी सब देशों की अर्थव्यवस्था पे इस समय पड़ रहा है। बिकॉज जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमी है, वो तो पूरी दुनिया की, वर्ल्ड वाइड, इट इज डेफिनेटली, मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है इस समय। क्योंकि मैं वैसे चाइना पे जाने का सोच रहा था पाकिस्तान से, पर अनरेस्ट का शुरू हो गया, तो मैं थोड़ा अनरेस्ट पे फोकस करना चाहूँगा भारत के इंटरनल। एक बड़ा जी। चुनाव आपने प्रेडिक्ट भी किया था उसको, और वो सही भी निकला। हमने उसके बाद भी प्रोग्राम किया कि वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी आ रही है, ममता बनर्जी जा रही है। वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी, पर उस सिग्निफिकेंट चीज़ के बाद काम बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेशी कितने आए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार किया था, उनके नाम पे जगहें आज भी बंगाल में थी। अभी एक कहा जा रहा है रोड का नाम उस तरह से चेंज किया जा रहा है। बट जो जी। वर्क है, प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पे गए हैं, और अभी पूरा जो उन्होंने वहाँ पे अपना स्पीच करा। पर जो वो एक चर्न है अनरेस्ट का, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है। एक सडनली 3 करोड़ की फॉलोअर्स वाली पार्टी आती है, पार्टी है या कॉकरोच जनता पार्टी है, और फिर वो कम होते हैं फॉलोअर्स पर वो ज़मीन पे आती है। अब उसके 2 पहलू हैं, एक कि ये बिल्कुल फेक थी, बॉट्स थे, ये थे, और दूसरा कुछ मुद्दे हैं जिनमें लोगों में, स्पेशली यूथ में अनरेस्ट है। अब वो अनरेस्ट कभी भी किस दिशा में निकल जाता है वो पता नहीं, और वो किसी भी सरकार के लिए मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती है। सो इंडिया के अंदर के अनरेस्ट को आप किस तरह देखते हैं? अगर मैं यूथ फोकस्ड करूँ, नौकरीज़ को, जॉब्स को, एआई भी आ रहा है, बहुत फैक्टर्स हैं। आप किस तरह देखते हैं युवाओं के अंदर के अनरेस्ट को? सो ये जो युवाओं के अंदर अनरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो जब बुध वक्री होते हैं, और इस समय वो बुध जो हैं 1 महीने के लिए, राउंड अबाउट 1 महीने के लिए वक्री होने वाले हैं। अब जब बुध वक्री होते हैं, बुध का मतलब है यूथ, हमारा यूथ, और साथ में मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल भी, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बोला, ड्राइविंग सीट पे हैं, और वो जाके मेलेफिक प्लैनेट्स को हर महीने या हर 1.5 महीने में मिलते हैं। मंगल का एक्टिव होना और हमारी कुंडली के आर्द्रा नक्षत्र के मंगल का एक्टिव होना तो केओस दर्शाता ही है, रेबेलियस नेचर को या रेबेलियस लोगों को बाहर लाता ही है। एट द सेम टाइम राहु हमारे चंद्रमा से अष्टम आया हुआ है। अष्टम भाव में राहु या 8th हाउस का राहु इज नॉट एट ऑल गुड, चाहे वो चंद्रमा से हो चाहे लगन से हो। जब यहाँ राहु आए हुए हैं और वो दिसंबर 5 तक हैं, तो ये सारी सिचुएशंस होती रहेंगी, इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। बिकॉज ये जो आपने बोला ना सोशल मीडिया के थ्रू आया, तो सोशल मीडिया इज राहु, और यूथ हमारा बुध है। और जब बुध और राहु दोनों अफ्लिक्ट होते हैं, या राहु से जब बुध अफ्लिक्ट होता है,
उस समय ये सिचुएशन इस तरीके की आती है कि यूथ सड़कों पे उतरता है, प्रोटेस्ट करता है। अभी वेरी नियर, अभी बस जुलाई में 27 जुलाई से शनि भी वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री हो जाएंगे और वो 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। सो ये जो टाइम है, और साथ ही सूर्य जो है, जब सूर्य लियो राशि में आएंगे जहां केतु पहले से बैठे हैं, वहां पे सूर्य और केतु का एक अमलगमेशन होगा, कंजंक्शन होगा। और अगस्त के महीने में इक्लिप्सेस आ रहे हैं, दो दो इक्लिप्सेस आ रहे हैं। 12 अगस्त को एक आएगा सोलर इक्लिप्स, और 27 अगस्त को लूनर इक्लिप्स। सो इक्लिप्सेस का समय है, फिर इस तरीके की दशाएं हैं, फिर इस तरीके से उसी समय पे शनि का वक्री होना, राहु का अष्टम होना। तो ये कोई बहुत अच्छा एक साइन नहीं मिल रहा। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन व्हेन आई सी एस्ट्रोलॉजिकली फॉर द कंट्री, फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि केतु और सूर्य लियो में होंगे। और लियो जो है, जो सिंह राशि है, वो गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को दिखाती है। सो ये पूरा का पूरा समय हमारे लिए, हमारी लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलूंगी कि जब ये समय निकलेगा राउंड अबाउट नवंबर के करीब, नवंबर दिसंबर, जब राहु बिल्कुल शिफ्ट करने वाले होंगे अपनी राशि को, राहु केतु मूव करने वाले होंगे, उस दौरान आप देखेंगे कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली और बहुत ही तरीके से, बहुत ही स्मार्टली हमारी गवर्नमेंट इस इशू को ऑलरेडी हैंडल कर चुकी होगी। दिस विल बी हैंडल्ड। बट अभी राइट नाउ इफ यू आस्क मी, एक्चुअली आई एम वरिड अबाउट दिस कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि ये कहा एक बिग वे में आई है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये एक चिंताजनक सब्जेक्ट है, क्योंकि आप बोल रहे हैं राहु की शनि की पोजीशनिंग, और आप दिसंबर तक, तो अभी तो उसमें 6 महीने ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो आप ये जो अनरेस्ट है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स देख रहे हैं क्या? एक तो कॉकरोच जनता पार्टी, आप बोल रहे हैं कि इतना ईज़िली इग्नोरेबल नहीं होना चाहिए, सरकार को फोकस रखना चाहिए। कि कुछ लोग मान रहे हैं कि हवा निकल गई है, शोर मचाया था, खत्म हो गया है, बट आप ऐसा नहीं देख रही। तो आप क्या तरह की अनरेस्ट देख रही हैं? क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं, देख रही हैं? प्रोटेस्ट रहेंगे लेकिन गवर्नमेंट हमारी इसे संभाल लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इनकी वजह से कोई सरकार गिरेगी या कोई लीडरशिप को रिजाइन करना पड़ जाएगा किसी लीडर को, या कुछ उतने एक्सटेंट तक कुछ भी नहीं हो रहा है। बट हाँ, अनरेस्ट, केओस एंड वो तरीका की एक दूसरे को भड़काना, और ज्यादा ग्रुप को बड़ा करना। सो बेसिकली आई सी इट एज अ वेरी यूजलेस एक्ट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। ऑल्दो जिस मोटिव को लेके उन्होंने शुरू करा है, या जो चीज उन्होंने उठाई है, मे बी उनके पर्सपेक्टिव से वो ठीक हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, जैसे यूथ सोचता है। लेकिन मुझे ये भी साथ में लगता है कि अगर इतनी जनता या इतनी पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव काम में लगती, हमारे देश को ऊंचा उठाने में, या हमारे देश को बढ़ावा देने में, बढ़ाने में, जॉब्स क्रिएट करने में, स्किल्स को अपस्केल करने में, तो दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर आइडिया। यहाँ पे ये जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हर ग्रह की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सो नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा चैनलाइज किया जा रहा है, एंड दैट आल्सो यूजलेसली। मतलब उसका कोई बाय प्रोडक्ट या आउटपुट नहीं निकलने वाला है। और पॉजिटिव एनर्जी को अगर इन्होंने किया होता, या कोई इन्हें समझा दे कि आप उसको पॉजिटिवली अपने देश के लिए यूज करें, अपने सिटीजन्स के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने एक बारी सीए के अंदर प्रोटेस्ट देखे थे, जो बाद में बहुत वायलेंट हुए, उसके क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बहुत लोग जेल में हैं। उस समय तो वो सपने ले रहे थे भारत को नॉर्थ ईस्ट से सेपरेट करने का। क्या आप उस तरह के लेवल तक कोई सड़कों पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं? चूंकि आपने बोला पोजीशनिंग, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट एंड यू बिलीव दैट इट इज अ खतरे का टाइम। तो और Yeah. इकोनॉमिक एक इम्पैक्ट, उस समय इकोनॉमिक का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस समय अब एक इकोनॉमी का एंगल भी आ चुका है। तो do you see that also becoming a possibility in the economic unrest that we are facing, या उसको आपको लग रहा है कि मैनेजेबल चीजें हैं, उस लेवल तक नहीं जाएंगी जो उस समय चली गई थी सीए के समय? एक्चुअली उस समय की, जबकि आप बात कर रहे हैं, तब एक लंबे समय के लिए एक दशा पैटर्न या ट्रांजिट पैटर्न चला था। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज्यादा क्रिटिकल, आई वुड से, या सबसे ज्यादा वाल्नरेबल पीरियड दिखता है, वो मुझे अराउंड 20th अगस्त टू मिड ऑफ सितंबर, ये वाला जो पीरियड है, या आप एक महीना ले लें मोटा मोटा, कि मिड अगस्त से लेके और मिड सितंबर तक का जो पीरियड है, वो सबसे ज्यादा वाल्नरेबल है। एंड एस्ट्रोलॉजिकली इफ यू आस्क मी, मैं एकदम ये पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकती हूँ कि वो प्रोटेस्ट के लिए ही अच्छा खराब है, या जो सिचुएशन सड़कों पे निकल रहे हैं यूथ, उनके लिए खराब है।
इनफैक्ट मैं इसको ऐसे पुट करूंगी कि वो पीरियड भारत के लिए बहुत वल्नरेबल है। उस दौरान देयर कुड बी टेररिस्ट अटैक्स ऑल्सो, देयर कुड बी, जैसे आपने प्रोटेस्ट की बात करी, तो जगह जगह सड़कों पे आगजनी देख सकते हैं, बहुत वायलेंस देख सकते हैं। सो वो एक महीना जो है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग फॉर द लीडरशिप, फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल, मुझे ऐसा लगता है। बट द बेस्ट वे टू हैंडल इट, दिस सिचुएशन इज टू एड्रेस दिस सिचुएशन, कम्युनिकेट, टॉक टू देम, रादर देन, देखिए वो तो है नहीं, रियल कॉकरोच तो है नहीं कि आपने स्प्रे मारा और मर गए, वो तो है नहीं। और लोग अनरेस्ट को बहुत गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं या उसको पॉजिटिव जा सकते हैं। सरकार की कोशिश यही है पॉजिटिव दिशा में लेके जाइए, और जो लोग डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं, उनकी कोशिश हो सकती है कि इसको गलत दिशा में लेके जाए। बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लर्न्ड फ्रॉम सीए एक्सपीरियंस, और तभी इस बारी जो वो कर रहे थे, आए, ज़मीन पे गए, मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज़ दे वांटेड टू प्ले आउट एंड एक्सपोज़ इटसेल्फ। पर मैं अब थोड़ा, अब जो आपने बंगाल की बात की, थोड़ा मैं यूपी भी आना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चुनाव है, उसके अंदर विवाद कई चल रहे हैं। एक विवाद तो ये लेके शुरू हुआ कि राम मंदिर में क्या चल रहा है, जिस तरह वहाँ पे ट्रस्टी बैठे हैं, वो क्या फेयरली, फ्रीली, ओपनली कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक विवाद का इश्यू शुरू हो गया। दूसरी तरफ चुनाव 10 साल बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जहाँ पे मल्टीपल रीजन टू रीजन, किलोमीटर टू किलोमीटर डिफरेंट इश्यूज हैं, तो आप किस तरह देख रही हैं उत्तर प्रदेश को? और आपने पहले भी कुछ बोला है कि अखिलेश जी का भी चार्ट कुछ इम्प्रूव हुआ है, योगी जी का आप कहती हैं बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में अब जिस तरह आप देख रही हैं, व्हाट इज द सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश? बिकॉज़ नए कुछ इश्यूज उभर के वहाँ पे आ गए, जैसे वन ऑफ द, एज़ आई सेड, राम मंदिर के अंदर डोनेशंस के अंदर क्या हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। सो दिस इज इट। हमारी इस बारे में पहले भी बात हुई थी और मैंने कहा था कि बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, वो भारत की स्टेबिलिटी को हिलाने में, हिलाने के लिए कोशिश करेंगी, लेकिन कामयाब नहीं होंगी, ये भी मैं साथ साथ बोलती हूँ। सो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये वही टाइम पीरियड है, बिकॉज इफ यू आस्क मी, आई हैव डिवाइडेड दिस टाइम पीरियड इनटू ट्रिपल सी, आई वुड से, या फिर सी क्यूब बोल सकती हूँ मैं। सो ये वाला जो पीरियड है, ये है ही कॉन्स्पिरेसी का, कॉन्स्पिरेसी एंड क्लेंजिंग, क्लियरिंग। सो कॉन्स्पिरेसी होगी, फिर बाद में उस सारे कॉन्स्पिरेसी करने वालों को क्लियर किया जाएगा, बिकॉज शनि मीन राशि में है और आखिरी नक्षत्र में है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपने बोया उसको आप ना काटें। सो वॉट एवर इज बींग डन राइट नाउ, वो जो भी कुछ सामने आ रहा है या जो भी हमें दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या जो हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसकी क्लैरिटी बड़ी जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा why this has been done and who had been doing this। क्योंकि देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था और राम मंदिर के ऊपर जिस तरीके से हम बहुत ज्यादा प्राइड महसूस कर रहे थे, वो ये जो चीज हुई है, ये जो एक्ट हुआ है, जो दिखाया जा रहा है सब न्यूज चैनल्स पे, उससे वो प्राइड कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। सो वो चीज इम्पैक्ट होगी। और फिर यूपी की बात हो रही है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, सो इलेक्शन से पहले जब ऐसा हो रहा है, so obviously this is, if not direct, then at least I would say it's an indirect attack on the person who's taking care of Uttar Pradesh right now। so ये indirect direct इस तरीके से उनके ऊपर again trying to pull him in a scam kind of a situation, which I'm sure ऐसा नहीं होगा। और at the end of the day योगी आदित्यनाथ जी ही जीत रहे हैं, बीजेपी ही जीत रहा है। और बहुत क्लियर है ये, अभी के जो चेहरे हैं, अभी की जो कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं, उनमें हिज चार्ट इज द बेस्ट चार्ट राइट नाउ। रीजन बीइंग कि उनके शनि की जो साढ़े साती है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो अंतिम पड़ाव में है, और वो शनि भी अष्टम भाव का है। सो अष्टम भाव के शनि का एक और सूत्र है ज्योतिष का, बोला जाता है जिसकी कुंडली में, और पीपल कैन गूगल इट, जिसकी कुंडली में 8th हाउस में सैटर्न है, वो आता ही रायता जो फैला हुआ है या जो मेस जो बिखरा हुआ है, उसको कंसोलिडेट करने। सो राइट नाउ पिछले आई थिंक टिल जून तक रहेगा, जून 2027 तक, तो पिछले 1.5 साल से वो कंसोलिडेशन चल रहा है वहां पे। एंड वो कंसोलिडेशन ओवर होगा, शनि विल बी मूविंग, एंड दैट विल बी द टाइम आई थिंक जब उनकी साढ़े साती भी ओवर हो रही है और वो नवम भाव में आ रहे हैं। शनि जैसे ही 9th हाउस में आएंगे, उनका लिंक बनेगा उनकी कुंडली के नेटल जुपिटर से, जो कि रेट्रोग्रेड है, 5th हाउस में बैठा है, एंड इट विल बी अ ट्राइन कनेक्शन एज पर भृगु नंदी नाड़ी।
एंड वंस दैट हैपेंस तो ग्रोथ दिखती है। किसकी ग्रोथ? नेटिव की ग्रोथ, क्योंकि हम उनकी कुंडली की बात कर रहे हैं। So he will be growing, he will be going to the next pedestal for sure, and he'll be doing very, very well. जैसे आपने बोला कि कॉन्स्पिरेसीज का एक सी का टाइम चल रहा है। एक कॉन्स्पिरेसीज बार-बार आती हैं बीजेपी के अंडर इंटरनल इश्यूज हैं यूपी को लेके। दूसरी कॉन्स्पिरेसी अभी जैसे जेडी वैंस यूएस का वाइस प्रेसिडेंट उठा के बोलता है शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, मुनीर के लिए। तो वो बहुत आप पसंद करें भारत में, ना पसंद करें, अपनी तरफ से यूएस बहुत बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को। बार-बार उस तरह से स्पेस दे रहा है। चाहे वो यूज एंड थ्रो हो, बट जब आप यूज किसी को कर रहे होते हैं तब भी उसकी तो आप स्थिति थोड़ी इंप्रूव करते हैं, यूएस की अपनी जो भी याद हो। तो डू यू थिंक दिस कॉन्स्पिरेसीज के अंदर बंगाल में भी हम सब बड़े हैरान थे लोग कि किस तरह चुनाव हुआ और उसके इमीडिएटली बाद क्यों मार्को रूबियो आते हैं और बंगाल ही जाते हैं, और लोग उससे 2011 से भी कंपेयर कर रहे थे जब हिलरी क्लिंटन का क्या रोल रहा था। डू यू थिंक यूपी पे भी इस तरह इंटरनेशनल नजरें हो सकती हैं? बिकॉज यूपी जो जीतता है वही देश जीतता है, 2 बारी से यही हो रहा है। यूपी इन अ सेंस इज अ मिड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो, कि मिड टर्म इलेक्शन है गवर्नमेंट का। Yeah. तो डू यू सी अ फेयर ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज आल्सो गेटिंग इनटू द ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश? इट्स नॉट जस्ट अबाउट उत्तर प्रदेश, इट्स जो आप बोल रहे हैं ना कि नजरें गड़ी हुई हैं, वो पूरे भारत को की जो स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, दैट इज अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश, भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश, और जो लीडरशिप उसको संभाल के रख रही है या उसको आगे बढ़ा रही है, उसको हिलाने की, उखाड़ के निकालने की कोशिश, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कॉन्स्पिरेसी। और वो कॉन्स्पिरेसी में जब मैंने एक्सटर्नल पार्टीज की बात कही, तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इंटरनल जो ग्रुप्स हैं उनको उकसा रहे हैं या उनको यूज कर रहे हैं। और वो यूज करने का जो तरीका है वो ऑब्वियसली जो मैंने कहा राहु अष्टम, तो हिडन तरीके से, छुप के, मैनिपुलेटिव वे में, एंड इन अ वेरी कंस्पायरिंग मैनर, दे आर ट्राइंग कि किसी तरीके से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एंड एज फार एज यूपी इज कंसर्न, तो यूपी, हाँ बिल्कुल, इट्स अ उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे ढंग से बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको लीड कर रहे हैं। सो ठीक है, चैलेंजेस का समय है, बट ये पार हो जाएगा। यूपी विल हैव योगी आदित्यनाथ जी वंस अगेन एज चीफ मिनिस्टर। नहीं, ज़रूरी भी है क्योंकि आपने कहा कि कॉन्स्पिरेसी एंड देन क्लीनिंग। क्लीनिंग यूपी में बहुत मैसिव हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब लोग उस समय करे किस तरह रिलीजियस रायट्स होते थे, मुज़फ्फरनगर हुआ था, वो सब अब मुज़फ्फराबाद हुआ था, सब उस तरह से वो भूल गए हैं। बट वो इट वाज़ अ शॉकिंग थिंग कि खेतों में क्या हो रहा है, और क्या दिल्ली का बॉर्डर ही है एक तरह से, वहाँ पे आपका साथ चल रहा है। उसके बाद वो क्लेंजिंग करी, फिर आके माफिया राज की मिट्टी में क्लेंजिंग करी। तो वो जो सारी डिफिकल्ट वाली एक लेवल की क्लेंजिंग हो गई है। अब दूसरी क्लेंजिंग वो बची है जो एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है या जो नई करप्शन है, जो परपेचुअल ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। यूपी की करेक्ट। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स प्लस ऑल इंडिया प्रॉब्लम्स थी। कुछ यूपी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तो कम हुई हैं, पर जो ऑल इंडिया करप्शन प्रॉब्लम्स हैं, वो तो एक परपेचुअल चैलेंज है हर मुख्यमंत्री के लिए और इवन प्रधानमंत्री के लिए को उसको डील करना है। तो आप फाइंड कर एग्जैक्टली। रही हैं कि इस बारी जब योगी जी की जो कुंडली है, वो जो ऑल इंडिया प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन, जैसे हमने राम मंदिर का बात की, अब क्या है नहीं है वो एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। बट करप्शन से और जो कुछ ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट्स बन जाते हैं, उसके ऊपर भी आप क्लेंजिंग देख रही हैं, न्यू लेवल ऑफ क्लेंजिंग? Definitely he is trying, definitely the leadership is trying, but the problem is, Karan ji, is our population. हमारी जो population है वो आज एक positive भी है हमारे लिए, लेकिन जैसे pros and cons होते हैं ना, तो इसका ये बहुत बड़ा एक नुकसान भी है कि आप कहाँ तक, किस हद तक आप कंट्रोल करेंगे। मैंने तो अगले 100-200 सालों का उठा के देख लिया है पूरा का पूरा भारत के लिए, मुझे तो करप्शन खत्म होता नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो लीडरशिप है उसमें करप्शन के ऊपर बहुत काम किया जाएगा, एंड इट द सिचुएशंस हैव बिकम मच बेटर एंड विल बिकम अ लिटिल मोर बेटर देन व्हाट वी आर राइट नाउ। अभी जिस उसमें, नहीं तो पहले तो आपको पता है गवर्नमेंट बैंक्स में आप गए, वहां घपला, हर मतलब नीचे पियन से लेके और जो ऊपर तक आप जो है कोई चीज को मूव नहीं कर सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं काम कराने, वहां पे भी ऐसे ही आपकी फाइल ऊपर नहीं पहुंचेगी अनटिल अनलेस
So corruption had been a part of our society and had been a part of Bharat, unfortunately, I would say. नहीं, एज अ लॉयर मैं भी देखता हूँ करप्शन का इतना गंदा लूप है कि वो तोड़ना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरह से वे ऑफ बिजनेस बन चुका है, इफ नॉट वे ऑफ लाइफ। कोई आता है किसी पोस्ट में तो उसको लगता है यहाँ से तो कमाई करनी है, और एक माइंडसेट भी है क्योंकि वो बाकी लोगों को उस पोस्ट पे कमाई करता हुआ देख चुका होता है, तो उसको लगता Correct. है यार ये लोग तो इतनी कमाई कर दे, मैं क्यों ना करूं। और आता पैसा किसको नहीं अच्छा लगता। जब बिजनेसमैन को शॉर्टकट लगता है, उसको लगता है यार पिछला वाला पैसे लेके काम कर रहा था, तू भाई पैसे लेके ही काम कर दे, मैं उसको कॉस्ट ऑफ बिजनेस में जोड़ दूंगा, आगे वो कस्टमर को पास ऑन कर देगा। तो वो पूरा एक लूप बन गया है, और कोई व्यक्ति भी जाता है वो बोलता है कौन मत्थामारी करेगा यार, छोटे से छोटा अगर कोई काम है तो थोड़े से पैसे खिला दो, काम हो जाएगा। बार बार अपनी जॉब या बिजनेस छोड़ के कौन दफ्तरों के चक्कर काटेगा, टाउट को पकड़ लो। सो इट हैज बिकम सच अ और टॉक्सिक लूप कि आई डोंट नो एन करेक्ट। इंडिविजुअल भी उस लूप से कैसे बाहर निकले। और इसी वजह से आज हम जहां बैठे हैं, जिस सिचुएशन में बैठे हैं, हम बैठे हैं। रीजन बीइंग, प्रारब्ध तो कहीं नहीं जाता ना, प्रारब्ध के ऊपर हम कुछ काम नहीं कर सकते। ओनली फ्री विल जो थोड़ा बहुत हमारे साथ है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। फ्री विल इज नथिंग बट व्हाट कर्मास वी डू और व्हाट डीड्स वी डू इन एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। अब उसमें ही अगर गड़बड़ घोटाला करेंगे, देन हाउ कैन वी सी अ गुड फ्यूचर? एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स आर कमिंग। ऑल्दो आप देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कितना ज्यादा काम करा है। राम मंदिर एक एग्जाम्पल है उसका। उसके अलावा टुडे इज वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे। हम्म। सो जिस तरीके से वो हमारी पुरानी पद्धति को, हमारे पुराने संस्कारों को और हमारे स्क्रिप्चर्स को बाहर ला रहे हैं और सरफेस पे दिखा रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सभ्यता और व्हाट काइंड ऑफ हेरिटेज वी हैड, उसको अगर लोग स्टिक करें तो थिंग्स कैन बी बेटर। लेकिन वही वाली बात है, बिकॉज पॉपुलेशन इज टू हाई, आप और मैं या और मे बी जितने लोग आपके ऑडियंसेस देख रहे हैं, शायद वो इस चीज को फॉलो करें कि कर्मा थ्योरी एंड शनि लास्ट राशि में है, तो पिछले 30 सालों में आपने जो करा, अगले 30 सालों में आप उसका रिजल्ट भोगेंगे। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, बिकॉज now is the time when you can actually create your future in your favor by just doing good karma, simple। आप उसका ध्यान रखें, लेकिन करप्शन के समय पे ये नहीं सोचा जाता। so that is अब why the problem आपने is there। योगा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एक अब डिबेट चल रही है वेस्टर्न केसेस में या लेफ्टिस्ट लिबरल्स भारत के अंदर भी, कि योगा को क्यों हिंदू बनाया जा रहा है, क्यों योगा को सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है। तो भाई आया कहाँ से था क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या? अब कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री क्यों योगा कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई इज ही प्रमोटिंग इट? क्योंकि देयर आर पीपल हु वांट टू अडॉप्ट इट, कैप्चर इट एंड से कि ये भारत से निकला ही नहीं है, भारत का है ही नहीं है, ये सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो एक सेकुलर डांसिंग एक्टिविटी है या सेकुलर एक्सरसाइज है या एरोबिक्स है। जबकि द एंटायर कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट इट इज आल्सो गुड फॉर योर माइंड, एंड इट इज इंटीग्रली रिलेटेड टू सनातन धर्म। पर वो कोशिश तो वो भी हो रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड व्हाई योगा, व्हाई जस्ट योगा? आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें देख लीजिए ना। क्यों हमारे स्क्रिप्चर्स को जलाया गया, क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज को खत्म किया गया? बिकॉज तब भी ये जेलसी थी, आज भी वो जेलसी है। सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कैलाश मानसरोवर के ऊपर जो चाइना बोलता है कि भाई ये तो हमारा है करके, मैं तो आपको पहले बोल चुकी हूँ आपके शो पे कि भारत जैसे यूट्यूब में होता है, किसी दिन कॉपीराइट मारेगा कि दिस इज नॉट योर्स, यू नो। सो उसी तरीके के सिचुएशंस हैं। एंड क्योंकि रूट्स पे, जड़ों पे हमला किया जा रहा है, हमारे जो सनातन की जो सभ्यता है, उसकी जो जड़ें हैं, वहां हिट किया जा रहा है, सो दैट जब जड़ें ही, फाउंडेशन ही खोखली हो जाएगी या हिल जाएगी, तो उसके बाद भारत भारत क्या रहेगा? सो दैट इज द प्लान। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि क्यों यूनिवर्सिटीज जलाई जाती थी या लाइब्रेरीज जलाई जाती थी। क्योंकि जब जेलसी होती है तो उसके अंदर स्टील व्हाट यू कैन, यहाँ से सोना लेके आप स्टील करके ले जा सकते हो, चांदी स्टील करके ले जा सकते हो, एंड डिस्ट्रॉय व्हाट यू कैन नॉट स्टील, बिकॉज आपको शायद वो भाषा नहीं आती जिसमें नॉलेज लिखी गई है, या आपका माइंडसेट ही नहीं है नॉलेज करने का, जो आक्रमण आते थे। तो भैया स्टील और डिस्ट्रॉय, और वही अभी भी चल रहा है। स्टील करके बासमती को ट्राई करते हैं कि भैया हमारा यूएस का है, पेटेंट करने की ट्राई करते हैं। या फिर मैंने जो जर्मनी में देखा, जो हम पत्तल ग्रीन लीव्स पे खाना खाते हैं, यहाँ पे हर जगह हाँ खाते जी। हैं, उसको वो पूरा बाइंडिंग वाइंडिंग करके 700-800 रुपए में बायोडिग्रेडेबल क्लीन प्लेट, नो लॉस ऑफ एनर्जी करके वहां पे अच्छे खासे रेट में
बेच रहे थे जर्मनी के अंदर, which is So uniquely भारत। if we talk about it, we can go on and on. We can हाँ talk about the turmeric latte, you know. हाँ, टर्मिक लाटे, हाँ, टर्मिक लाटे, वो एक नई चीज शुरू हो गई है यहाँ पे। हाँ, सो इट इज एंडलेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लीडरशिप, आई होप बियॉन्ड द लीडरशिप, इन्फ्लुएंशियल पीपल जो सॉफ्ट पावर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, नॉलेज, बिजनेस लीडर्स, वो सब प्राउडली इसको ओन करें, बिकॉज इट इज गुड फॉर द भारत स्टोरी। और आजकल वीसी का जमाना है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, तो इट इज गुड फॉर, भारत हैज सो मेनी स्टोरीज बेस्ड ऑन फैक्ट। बट उससे निकल के, क्योंकि आपने चाइना का भी मेंशन किया, मैं पहले भी पाकिस्तान से चाइना में जाने की कोशिश कर रहा था, जी, तो जी। अपने चाइना के साथ भी, चाइना पाकिस्तान जाके चाइना में रोया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पानी रोक दिया है भारत ने। वहां पे चाइना ने एक वाटर पे बड़ी सिग्निफिकेंट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर शुड बी इक्विटेबल। सडनली वाटर उठा रहा है, वो अपनी तरफ से ब्रह्मपुत्रा पे कुछ कोशिशें कर रहा है डैम की। तो व्हाट डू यू सी द सिचुएशन प्लेइंग आउट विज़ा-विज़ इंडिया एंड चाइना? एक तरफ चाइना को यूएस से खतरा है, चाइना वांट्स टू बैलेंस इट आउट, दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ से उसको प्रॉब्लम है बिकॉज़ वी आर नेबर्स। हाउ डू यू सी दिस वेरी कॉम्प्लेक्स इंडिया चाइना सिचुएशन प्लेइंग आउट? या इट हैड बीन ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ऊपर से वो दिखाते हैं कि वो दोस्त हैं, हिंदू हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके बोलते हैं, और ये एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ। लेकिन अभी आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ जैसे धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है ना, जैसे अभी जब बहुत पहले बोला गया था कि पाकिस्तान टूटेगा, अलग होगा, और तब कुछ नहीं था, लेकिन अब वहां पे आप देख रहे हैं कि राइट्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सिमिलरली इसके बारे में भी मैंने बोला था कि 2027 मिड के बाद, रादर टू बी प्रिसाइज अराउंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2028 और लास्ट क्वार्टर ऑफ 2027, तब से आप देखेंगे कि डायरेक्ट चाइना और इंडिया के बीच में कुछ होगा। देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और सम काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, कुछ तो होगा जो भारत और चाइना के बीच में उस समय होगा, विच विल बिकम न्यूज। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ एक बेस बन रहा है। जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे वो कितना भी दोस्ती का नाटक कर रहे हैं, बट वो सामने आ रहा है कि वो दोस्त नहीं है, और सब कुछ जो हो रहा था वो बहुत सुपरफिशियली हो रहा था। सो दैट is going to come into the picture, because I have said this statement before also time and again, and I'll repeat it again. जैसे ही शनि मेष राशि में आएंगे, तब सारी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, कौन भारत का दोस्त है और कौन भारत का दुश्मन है। सो वहां क्लैरिटी आ जाएगी, वेदर रशिया इज क्लोज, चाइना इज क्लोज, और हु इज क्लोज। सो वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो तब चाइना का असली चेहरा निकल के आएगा कि डेफिनेटली ये नहीं चलेगा अब, वहां पे कुछ ना कुछ रिफ्ट होने वाली है भारत और चाइना के बीच में, और ओपनली होगी। आपने बोला कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, वो क्लैरिटी आ जाएगी एक तरह से। उसमें आपने रशिया का भी दिया, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ ट्रेडिशनली रशिया को आप दोस्त ही मानते हैं। बट यू सी के जो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वो भारत के लिए आने वाले हैं टेस्ट के, क्योंकि जब टेस्ट होता है तभी किसी रिश्ते में कितनी डेप्थ है, गुड है, बैड है, इट ऑल कम्स आउट। सो यू फील वी आर करेक्ट। एंटरिंग दोज़ टेस्टिंग पॉइंट्स विद nations we think are friends as well as nations we think is our enemies. So that is what, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि I'm talking about the three C's. The first one was the cleansing and the conspiracy, and the second one is the consolidation. So ये जो consolidation शुरू होगा, consolidating, जब हम consolidate करते हैं, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है। सो ये सब कुछ जो अभी हो रहा है, these situations are going to become the foundation or the base to consolidate after mid of 2027. From mid of 2027 till mid of 2029 is the consolidation phase. और उसके बाद थर्ड सी आएगा, which is conquer. So we are going to conquer the world in between mid of 2029 to mid of 2032. और उसके बाद जैसे ही 32 आ रहा है, मंगल दशा ओवर एंड राहु दशा स्टार्ट्स, बहुत एंड इंटरेस्टिंग। राहु इज सिटिंग इन द लग्ना ऑफ भारत की कुंडली। बहुत इंटरेस्टिंगली आप कह रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी, क्लेंजिंग, क्लैरिटी टू कॉन्करिंग, जो एक पूरा भारत का चार्ट आप अगले मोटा-मोटा 10 साल देख रही हैं। पर इसके अंदर मैं एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी पे लेना चाहता हूँ, क्योंकि 12 साल हुए, और जब मैंने शुरू में बोला कि रिकॉर्ड्स एक डिफरेंट चीज़ है, आज के लिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट है कि
ब्रिटेन में आप देखिए 10 साल में छठा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कल परसों रिजाइन करने जा रहा है या रिजाइन कर देगा, जब तक ये वीडियो चढ़ाएंगे हम। तो instability in leadership is so frequent in a country like UK which ruled the world, right? आज उसकी जो भी हालत हो। So भारत में एक stability रही है, but what do you see playing out for Prime Minister Modi? And do you see that there could be instability in leadership in Bharat? Or do you think in that sense Bharat is well placed? So, as far as instability in the leadership is concerned, I definitely see that. Instability तो है, बदलाव तो है, सत्ता में, कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, डेफिनेटली हायरार्कीज में बहुत बदलाव होने वाला है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि शायद वही कोशिश की जा रही है कि कहाँ तक हम जो ट्रूथ है या जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको, और जो निष्पक्ष या अनकंडीशनल तौर पे मासेस के लिए काम करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड मासेस टाइम एंड अगेन बिकॉज शनि पब्लिक मासेस का कारक है, पब्लिक का कारक है। जब लोगों का कारक शनि मीन राशि यानी कि एक जलीय राशि में है और आखिरी नक्षत्र में है, सो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक सेंटिमेंट। सो पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए लीडरशिप को चूज किया जाएगा। You will see new faces coming up. You will see changes in the whole जो भी वहां पे जो मिनिस्टर्स या लीडरशिप का जो एक जमघट है वहां उसमें बदलाव देखेंगे। बट when you talk about श्री नरेंद्र मोदी जी, he has a stability because his प्रारब्ध was such कि उनकी जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो उनको वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। The kind of chart he has, that's one of the rare charts that I see. So बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। He is very strong. Even at this age, he is going to be, I think, 76 on 17th of September 2026. तो जो लास्ट मैंने आपसे जब बात की थी पिछली बार, तो उनका जो वर्षफल बनाया था, that's very very challenging till 17th of September 2026. लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं बोलती कि challenges खत्म हो जाएंगे, but the strategy that he will have in mind, और जो कि आप देखेंगे कि एंड ऑफ 2026 सितंबर के बाद से स्ट्रेटजी बदल देंगे और अपने रोल में, अपने खुद के पोजीशन में बदलाव लाएंगे। सो not many people say he's going to step down, he will not be able to finish, या अपना कार्यकाल खत्म नहीं कर पाएंगे और and all that. I would not say कि नहीं कर पाएंगे, I would say he will intentionally pull himself out of that situation and will upscale or will step up to the position of Rashtrapati of Bharat. ये इंटरेस्टिंग मैसिव चेंज होगा, पर वो एक स्टेबल चेंज होगा, क्योंकि अगर प्लान्ड आउट है तो फिर स्टेबल्ड है। बट एक चीज मेरे दिमाग में और आई है जो जरूरी है, मैं अंतिम समय पहुंच रहा हूँ, बट ये जरूरी है कि जो इतनी सारी पार्टीज तोड़ी गई हैं, डू यू थिंक नंबर्स बीजेपी के बढ़ रहे हैं? लीगली अगर आप एक अमेंडमेंट की 2/3 पहुंच जाते हैं तो शक्तियां कहीं बढ़ जाती हैं। और बीजेपी का तब भी नारा था 400 पार, तब भी दिमाग में कुछ होगा, पर वो विजिबल नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ लोग उससे डर गए और कहा जाता है वो बूमरैंग किया कि बीजेपी इसलिए कम रह गई। बट अब दोबारा नंबर्स बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में अगर कोई मैसिव चेंजेस हैं तो फिर वो नंबर्स के आप पहुंच रहे हैं जब कर पाएंगे। डू यू थिंक massive change in the structural way how Bharat is governed, because with 2/3 majority you can do that? Do you think that is coming कि इसलिए इतनी पार्टीज टूट रही हैं? टीएमसी से आ रहे हैं, शिवसेना से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के आए, एंड अभी लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी टूट सकती है, उससे आ सकते हैं, या चुनाव के बाद टूट सकती है अगर समाजवादी हार जाते हैं। सो ये इतना जो मूवमेंट हो रही है, व्हाई इज दिस मच ऑफ पॉलिटिकल एफर्ट बीइंग पुट इन? क्योंकि सरकार तो आपकी स्टेबल थी। Do you think there's something massive in structural way of how Bharat is governed? We are going to see जो मौर्य एम्पायर थी उस तरीके की कुछ चीज हम देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि चाणक्य वहीं से निकले थे। सो मौर्य एम्पायर जैसा, मौर्यन एम्पायर जो थी वैसा सिचुएशन बनने वाली है, जहां द द द एफर्ट इज, कोशिश सिर्फ इतनी है कि एक बहुत जस्ट, बहुत अनकंडीशनल, बहुत निष्पक्ष एक सरकार आए जो देश को चलाए, भारत को चलाए और सबसे ज्यादा मासेस के लिए काम करे। एंड उसमें देखिए कई बार क्या होता है इश्करण जी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दैट, द सिस्टम इज नॉट अलाउइंग यू टू डू दैट, देन यू हैव टू टेक अप द, जो जिस तरीके से सिस्टम काम करता है
फिर उनको उसी तरीके से जवाब देना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और जहां तक रही मैसिव चेंज की बात, मैसिव चेंज इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। मैं राउंड द कॉर्नर कह रही हूँ, बट उस राउंड द कॉर्नर को भी आने में 5 से समय 7 लगता साल है। मिनिमम। या बट जब आपने मौर्यन एम्पायर का दिया तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि आप साथ ही बोल रही हैं पाकिस्तान का कुछ हिस्सा वापस आएगा, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अलग हो रहे हैं, वो पूरी जर्नी तो फिर वहाँ तक जिसको कुछ लोग अखंड भारत भी बोल लेते हैं। तो वो एंड इवन इवन वन मोर थिंग, अभी आपने जो मेंशन करा, आपने शिवसेना के बारे में बोला। हुँ, सो जो यूबीटी शिवसेना है, आई एम सेइंग इट अगेन, हुँ, आई थिंक पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, दैट इज गोइंग टू वैनिश अच्छा। 2029 तक। 2029 तक खत्म हो जाएंगे। दे विल नॉट बी देयर, एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। अच्छा, जो बचा-खुचा है वो भी नहीं देख रही कि उद्धव ठाकरे जो बहुत इतनी बड़ी लेगेसी से आए थे और बीच में मुख्यमंत्री भी बन पा रहे थे, वो पूरी पार्टी तो गई ही गई, अब जो बचा-खुचा है वो भी आप देखते हैं दे आर विल बी कंसाइन्ड टू रिकॉर्ड रूम जिसे बोलते हैं ना फाइल कंसाइन्ड टू रिकॉर्ड रूम, वो वाला यस, हाल होने वाला है उनके पॉलिटिकल फ्यूचर का। करेक्ट, करेक्ट। ये और भी बीजेपी तो बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे स्टेट्स में मेजॉरिटी में आने हुँ, वाली है। कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे हुँ। धीरे दे आर स्टेपिंग अप वो तो एंड दे विल बी सक्सेसफुल। जी, अंतिम पार्ट में ले जाता हूँ थोड़ा इकोनॉमी को लेके गोल्ड, सिल्वर, जी। रियल एस्टेट लोगों के लिए क्योंकि उथल-पुथल बहुत मैसिव है। ईरान लोग बहुत होप लगा रहे थे कि ईरान वॉर खत्म हो जाएगी तो थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। India is very invested in the share market now, but it's not been great for last 1.5 years. And but वो ईरान सीज़ फायर से मैंने शुरू में ही बोला सीज़ है या फायर है वो रोज़ चेंज होता है और इज़राइल अपना वो ही तो करी जा पहले रहा भी है। हमारी बात हुई थी। आई हाँ, केप्ट टेलिंग यू, मैंने आपको बोला था फेजेस में होता रहेगा, वो ऐसा हाँ। लगेगा सीज फायर हो गया, फिर वो नहीं है, फिर हो गया। सो इट विल कीप ऑन, अभी तो ये चलेगा, लंबा चलेगा। पर मैं इसका मार्केट पे जानना चाहता हूँ एक आम आदमी के लिए, आप किस तरह देखती हैं शेयर मार्केट पे अगला महीना, डेढ़ महीना जब तक हम अगली बात करते हैं, किस तरह आप इसका असर देख रही हैं शेयर मार्केट पे इन इमीडिएट टर्म्स? नाउ इज नॉट द टाइम। हमारी जब पहले जून से पहले बात हुई थी, तो हुँ, मैंने आपको तभी बोला था कि जून तक स्टिल आई वुड से कि कुछ कमोडिटीज हैं जिसमें आप सोच सकते हैं, बट पोस्ट जून जो अब ये समय आ रहा है, ये अगले हुँ, 6 महीने इस साल के, इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। मैं तो नहीं बोलूंगी अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, आपने बहुत अच्छी अपना रिसर्च कर रखी हो एंड यू कैन प्रिडिक्ट हुँ। मार्केट, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बट एज पर मी, इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट एनी वन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इट, आई विल नॉट रेकमेंड। ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। वो एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स के तो पैरामीटर्स ही अलग होते हैं, वो तो गिरती मार्केट में भी कमा लेते हैं, उठकी में भी कमा लेते हैं, बट फॉर अ जनरल एग्जैक्टली। पर्सन आप हाँ बोलेंगे कि जी। वो उसको नहीं घुसना चाहिए मार्केट के अंदर। करेक्ट। जी, और यही उसके आगे क्योंकि आजकल लोगों को गोल्ड, सिल्वर से भी बहुत शुरू से ही है खैर वो तो गलत है बोलना आजकल। बट हाउ डू यू सी गोल्ड एंड सिल्वर प्लेइंग आउट उसके अंदर आप किस तरह देख रही हैं? क्योंकि रीसेंट ट्रेंड में वॉर अनसर्टेनिटी से पिछला साल, डेढ़ साल गोल्ड भी बहुत वोलेटाइल रहा है, अप डाउन रहा है। हाउ डू यू सी फॉर न्यू पर्सन जो नहीं है अभी इन्वेस्टेड या जो इन्वेस्टेड है, उसके लिए किस तरह देख रहे हैं आप? So gold and silver, I always say, are always the best choice. जहां तक रही वॉलेटिलिटी की बात, तो हाँ, बिकॉज वॉर्स चल रहे हैं, तो यू विल सी सम बिट ऑफ वॉलेटिलिटी, बट गोल्ड में बहुत कम करेक्शन देखेंगे, सिल्वर में ज्यादा करेक्शन देख सकते हैं। बट इफ यू वांट टू कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म, आप मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि चिंता नहीं करेंगे और रोज की ट्रेडिंग में नहीं पड़ेंगे, तो आप उसको लेके चुपचाप रख दीजिए। क्योंकि वो राइज 100% करेगा। अभी जब आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ, और रादर आई शुड पुट इट दिस वे, जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मिड ऑफ 2027, तब तक मुझे वो आराम से 2.25 तक गोल्ड जाता हुआ दिखता है। एंड उसके बाद जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं लियो हुँ, में, सिंह में हुँ, जाएंगे, अभी तो उच्च की राशि में है और बहुत लोग बोल रहे हैं उच्च की राशि में है तो सोना राइज करेगा, करेगा, लेकिन हुँ, जिस हिसाब से वो सिंह राशि में करेगा वैसा कभी नहीं करा होगा। वो एक बेंचमार्क तोड़ेगा तब। दैट हुँ। इज आफ्टर जून 2027। सो गोल्ड इज डेफिनेटली द सेफ हेवन, आई थिंक फॉर एवर। सिल्वर, हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म लेके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज उसमें तो वॉलेटिलिटी दिखती है तो अच्छी गोल्ड खासी। में आप देख रहे हैं साल बाद भी क्योंकि नॉर्मल लोग तो जो ट्रेडर्स छोड़ दो मैं ट्रेडर्स के वो तो फिर एक पूरा मे बी माय व्यू इज वेरी अनसोफिस्टिकेटेड ऑन द मार्केट बट आई बिलीव ट्रेडर्स तो एक चीज ही अलग है दैट इज यू आर पार्टली रिलाइंग ऑन लक और एक्सट्रीम एक्सपर्टीज बट लॉन्ग टर्म राइट, जो राइट। इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो बिल्डिंग है उसमें आप गोल्ड एक साल के बाद भी आप उसको कंफर्टेबल जोन में
देख रही हैं लोगों के लिए? Not comfortable, a अच्छा, good गुड। investment, very very दैट्स good गुड। investment. Is going to touch 5 lakhs by 2030. ओके, तो दैट इज़ अ मैसिव थिंग। और लास्ट पार्ट में आना चाहूँगा रियल एस्टेट, क्योंकि अब उसके अंदर भी अलग-अलग साउंड शुरू हो चुकी हैं, अपार्टमेंट्स में, लैंड में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार ने बनाया है, बट लोगों के लिए रहना अनअफोर्डेबल भी हो चुका है। तो मुझे रियल एस्टेट में कभी समझ भी नहीं आता कि प्राइस गिर रहा है इज़ अ बेटर न्यूज़ फॉर पब्लिक, और प्राइस बढ़ना इज़ अ बेटर न्यूज़ फॉर पब्लिक, बिकॉज़ मोर पीपल डोंट हैव हाउसेज़ दैन हैव हाउसेज़। बट आप रियल Yeah. एस्टेट में किस तरह देख रहे हैं? So again, I also differentiate lands और constructed property को, दोनों को differentiate करती हूँ, क्योंकि उनके ग्रह अलग हैं। अगर मैं लैंड देख रही हूँ तो भूमि पुत्र को देखूंगी, मंगल को देखूंगी। अगर हुँ, मैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को देख रही हूँ तो शनि को देखूंगी। हुँ, सो दैट्स हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। सो व्हाट आई सी इन द फ्यूचर इज कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में गिराव आएगा और उनमें डिप आएगा, और वो डिप तब आएगा जब शनि नीच के होंगे। जब शनि नीचस्थ होंगे आफ्टर जून 2027, तब आप देखेंगे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में डिप आ रहा है, एंड दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, क्योंकि तब डिप आएगा। एज फार एज लैंड इज कंसर्न, वेरी गुड टाइम, बहुत ही अच्छा समय है। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल इतना क्योटिक है। हाँ, ये जरूर है कि आप गए कहीं, आपको कोई लैंड समझ में आई तो फटाफट ले लें, बिकॉज आर्द्रा नक्षत्र का मंगल है हमारा। सो अभी आप कुछ बात करके आएंगे, पता चला आर्द्रा नक्षत्र राहु का है, और वहां वो किसी और से भी उन्होंने बात कर ली और वो लैंड डिस्प्यूटेड हो गई। सो वो बी तो केयरफुल। भारत की ज़मीन के ग्रह में ही है, तभी लॉयर्स आर नीडेड कि हर दूसरा लैंड तो डिस्प्यूट में जा ही रहा है, अनलेस यू आर वेरी लकी एंड यू आर वेरी वाइज़ इन हाउ यू या इन्वेस्ट। थैंक यू रीना जी, आपने ये पूरा कवर किया एज़ यूजुअल, और लोगों को बहुत प्रिकॉशंस, वार्निंग, एडवाइसेज़ जो वो अगर अपना विवेक लगा के आप बोलती भी हैं, रिसर्च करें तो उनको बहुत बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. Thank you for having me, Ishkaranji. And as you said very correctly, we are not here to हुँ, spread the fear or anything. It's just that बस पता होना चाहिए कि आगे ये सिचुएशन आने वाली है, so that you are prepared. और ये सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को बोलूंगी जो देश से बाहर हैं और देशवासी हैं, एनआरआईज हैं, कि हड़बड़ी नहीं करनी है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि आसमान गिर रहा है, बट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड यू हैव अनदर नेक्स्ट 3 to 4 years टू थिंक आपको कहाँ जाना है, व्हाट शुड बी योर बेस। जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। जी।